नमस्कार, होर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून में। कल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की होगी बैठक। बीजेपी के 1350 से ज्यादा पदाधिकारी होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी करेंगे बैठक में शिरकत और सीएम धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी रहेंगे मौजूद। आगामी संगठन और चुनावी रणनीति पर होगा मंथन। लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बूथों का सम्मान भी किया जाएगा और बूथों के कार्यकर्ताओं को किया जाएगा सम्मानित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की कल अहम बैठक रहने वाली है और इस दौरान बीजेपी के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, बीजेपी की एक बड़ी बैठक होनी है कल, क्या कुछ तैयारियां हैं? कौन कौन बैठक में शामिल भी होंगे? जी बिल्कुल विशाल। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा जहाँ एक वोट लगातार कर रही है और ऐसे में भाजपा की कार्य समिति की जो बैठक वो कल देहरादून के ट्रॉफी 11 विश्वविद्यालय में होने जा रही है और ऐसे में तमाम प्रदेश भर से लगभग 1350 कार्यकर्ता जो है उनके मौजूद होने की संभावना है। वहीं शीर्ष नेतृत्व में पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, केंद्रीय मंत्री खट्टर जैसे तमाम नेता जो है वो इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के बाद जिन बूथों पर भाजपा का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा उन बूथों के जो है बूथाध्यक्ष जो है उनको सम्मानित करने का यहाँ पर कार्यक्रम बनाया गया है। लेकिन आगामी पहलू पर किस प्रकार से जो है आने वाले समय पर प्रदेश में कौन से कार्यक्रम होने हैं और प्रदेश संगठन किस प्रकार संगठन को मजबूती प्रदान की जाए, तमाम पहलुओं पर अब कल चर्चा होनी है और इसके ये बैठक कहीं न कहीं महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 में कई राज्यों में बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता चुनाव हार गए, लेकिन उत्तराखंड का जनता ने प्रदेश की सभी सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी। अब जब प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी दोनों सीटें हार गई और कांग्रेस ने बाजी मार ली, 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाई है। उपचुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस सत्ताधारी बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रही है और इन सब पर को लेकर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि बद्रीनाथ सीट बीजेपी इसलिए हार गई क्योंकि कांग्रेस छोड़ पार्टी में आए राजेंद्र सिंह भंडारी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना दिया, या फिर जनता ने संदेश दिया है कि अब दल बदलू नेता बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड की 5 सीटों पर हुई हार के बाद विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की दोनों सीटों पर जीत हुई है। लिहाजा उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गजों और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। देहरादून से मंगलौर तक और चमोली से लेकर बद्रीनाथ तक पार्टी कार्यकर्ता होली दिवाली साथ मना रहे हैं। साथ ही सत्ताधारी पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। देखिए, ये राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा की जीत है, ये गंगा जमुना तहजीब की जीत है। ये जीत इस बात का सबूत है कि भगवान बीजेपी से रुष्ट है, जिन्होंने सनातन धर्म का और शंकराचार्य जी का अपमान किया। ये उनके लिए सबक है। भगवान राम ने अयोध्या में हराया, बद्रीनाथ ने हराया है। आने वाले समय में केदार बाबा से भी एक संदेश जाएगा और बीजेपी को मुखी करने। वैसे हम पहले जीत गए थे जब बीजेपी ने अपने कैडर को, अपनी विचारधारा के लोगों को टिकट नहीं दिया। एक कांग्रेस के भगोड़े को और एक वो जो व्यक्ति हरियाणा से लोकदल का विधायक था उसको लाए, जिसको हरियाणा की बीजेपी ने लेने से इनकार किया। गौतम भाई से पता नहीं क्या सेटिंग थी, वो कंधे में बैठा के यहाँ लाए और यहाँ टिकट भी दे दिया। आज उत्तराखंड की जनता ने साबित कर दिया कि पैसे से या धमकी देने वाले लोगों को नहीं जिताती है, वो जिताती है आइडियोलॉजी वाले लोगों को और जो सही लोगों को जिताती है। मैं मंगलौर के लोगों को सैल्यूट करता हूँ, उसी के साथ बद्रीनाथ के भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव हुए थे। मंगलौर सीट पर बसपा विधायक के निधन के बाद से यह सीट खाली चल रही थी, जबकि बद्रीनाथ सीट पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। आज इन दोनों सीटों के परिणाम आ गए हैं, जिसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की।
मंगलौर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी के करतार सिंह भराना को मात दी, तो बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए राजेंद्र सिंह भंडारी को कांग्रेस उम्मीदवार लखपत बुटोला ने चुनाव हरा दिया। तब था सत्ता हर हालत में इसका जनमत का अपहरण करना चाहती थी, चुरा लेना चाहती थी, लूट लेना चाहती थी, डकैती डाल देना चाहती थी। मंगलौर की जनता ने डकैतों के खिलाफ अड़ गए, बंदूक वालों के खिलाफ अड़ गए, पुलिस की लाठियों के आगे लड़ गए, गोलियों के आगे डट गए लोग, और लोगों ने कहा, और हर तरीके के प्रलोभन को ठुकरा करके, हर तरीके के कुवादों को झुटला करके मंगलौर की जनता ने ये जीत कांग्रेस को दी है। मैं मंगलौर की जनता को भी प्रणाम करता हूं, और मैं साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम को भी प्रणाम करता हूं। ये शांति और सौहार्द के वातावरण में चुनाव होता तो कांग्रेस करीब 15-20 हज़ार वोटों से जीतती। ये अपने मंसूबों में बहुत सीमा तक भाजपा, जो जहां उनकी बड़ी बुरी हार होने जा रही थी, उस बुरी हार को उन्होंने जो है एक ऐसी हार में के रूप में जो उनको जिंदगी भर सालती रहेगी, और जो गुंडागर्दी उनके लोगों ने की है अब वो याद रखेंगे, और धामी जी संदेश देंगे भाजपा वालों को कि भैया ये लुटेरे कहीं से ला करके हमारे ऊपर मत थोपो, और इसको उत्तराखंड की जनता स्वीकार नहीं करती। ये बात जरूर है कि मंगलौर सीट पर कभी भी बीजेपी की जीत नहीं हुई थी, और इस बार भी जीत नहीं हुई। लेकिन वोटिंग के दिन जिस तरह से 2 बूथों पर हंगामा हुआ, और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद निर्वाचन आयोग के साथ ही जिला पुलिस की कार्यशैली पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। पार्टी नेताओं ने यहाँ तक कह दिया कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। उसके बाद भी कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो गई। अब कांग्रेस का कहना है कि यह लठ तंत्र की हार है और लोकतंत्र की जीत। लोकतंत्र की जीत है, और जो लठ तंत्र चलाने की उत्तराखंड ने कोशिश की थी, उस लठ तंत्र का उत्तराखंड ने जवाब दिया है। यहाँ मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे विपक्षी दल हैं, कि आप लोगों के दिल जीतने की कोशिश कीजिए, बूथ जीतने की कोशिश मत कीजिए, वरना जनता वही जवाब देगी जो अब मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में दिया है। मैं मंगलौर विधानसभा की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक हेलीकॉप्टर के सामने एक मेरे जैसे इंसान को, पूरे तंत्र के सामने मुझको कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र का बहुत आभार, मेरी पार्टी के सभी नेताओं का, साथियों का, पूरे ज़िले और उत्तराखंड से बाहर के तमाम लोग साथी आए, उनका दिल से आभार। मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने 400 से ज्यादा वोटों से बाजी मारी, तो बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला ने 5000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। लोकसभा के बाद उपचुनाव में कांग्रेस की दोनों सीटों पर जीत हुई है, लिहाजा कांग्रेस के दिग्गज बीजेपी को तानाशाही पार्टी बता रहे हैं और इंडिया गठबंधन की जीत बता रहे हैं। मैं तो निमित्त मात्र था। ये बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान का चुनाव था, और बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान के साथ उन्होंने अपने स्वाभिमान को, अपने गुरूर को, अपनी नैतिकता को दिखाते हुए पूरी सरकार को दिखाया है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, यदि तुम जनप्रतिनिधियों को बेचने का काम करोगे, खरीदने का काम करोगे, तो निश्चित रूप से जनता के मुंह की खानी, इनको जनता के साथ मुंह की खानी पड़ेगी। और बद्रीनाथ की जनता ने चुनाव लड़ा है, और पूरी बद्रीनाथ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना। मैंने आपसे कहा है कि बद्रीनाथ में, जहां आप जानते स्वयं बद्रीनारायण की ये भूमि है, जहां 18 पुराण लिखे गए हैं, जहां महाभारत लिखी गई है, जहां श्रीमद् भागवत लिखी गई है, जहां माँ गंगा का उद्गम है, जहां माँ सरस्वती का उद्गम है, उस भूमि से पूरे देश के लिए एक मैसेज गया है कि राजनीतिक सुस्ता भी बद्रीनाथ से जाएगी। उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की हार हुई है और विपक्षी पार्टी की दोनों सीटों पर जीत। जाहिर है आरोपों की राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन बद्रीनाथ की जनता ने राजनीति करने वालों को साफ संकेत दिया है कि जनादेश का अपमान करेंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल 2022 के चुनाव में राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने विधायक रहते कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया।
बाद में जब उपचुनाव की घोषणा हुई तो बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी को ही बद्रीनाथ सीट पर उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया, लेकिन जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। देखिए, अति आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस को बातें नहीं बोलनी चाहिए। उनको नहीं बोलना चाहिए। लोकसभा के चुनाव में अभी भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीती है। ये ठीक है, हार होती है, हम उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और हम इसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन ये भी सत्य है कि कांग्रेस ने तो अपनी सीट बचाई है। कांग्रेस के लिए सीट चुनौतीपूर्ण रही होगी और कांग्रेस अकेले नहीं लड़ी। कांग्रेस में वामपंथी, यूकेडी, जितनी पार्टियां चुनाव लड़ती है, आज सब पार्टियां मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ी है। निश्चित रूप से इसका एक दुष्परिणाम हमको देखने को मिला है, लेकिन भविष्य में उसको सुधार करेंगे। मैं मंगलौर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। मंगलौर की जनता ने हमें अच्छा मत दिया, बहुत अच्छे मत, हम जीत के मुकाम तक हम लोग रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि भविष्य के अंदर एक दिशा हमको उस रूप में मिली है। वहाँ भी कहाँ किस सीट पर कहाँ पर क्या कमी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। भाजपा भविष्य के अंदर जहाँ थी वहीं खड़ी दिखाई देगी। कांग्रेस ने तो अपनी सीट बचाई है बद्रीनाथ के अंदर और मंगलौर में कांग्रेस ने बीजेपी को नहीं, बसपा को हराया है। इसलिए कांग्रेस के लोगों को बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी की अपनी स्थिति यथावत है और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं भविष्य में और सुधार करने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड की मंगलौर सीट बसपा विधायक सरबत करीम अंसारी की मृत्यु के बाद खाली हुई। मंगलौर में 69.73% और बद्रीनाथ में 52.26% मतदान हुआ था, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में मंगलौर में 75.95% और बद्रीनाथ में 65.65% मतदान हुआ था। इस बार दोनों सीटों पर मतदान का प्रतिशत कम रहा। अब बीजेपी जब हार की समीक्षा करेगी तब क्या बातें सामने आएंगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल जीत को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के नेता सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और इस जीत को जनता की जीत बता रहे हैं। अयोध्या के भगवान राम के संदेश के बाद अब भगवान बद्री विशाल ने संदेश दे दिया। इस देश में सब लोगों को मोहब्बत चाहिए, एकता चाहिए, इत्तेहाद चाहिए। वीराने कबीर के चरणों में मंगलौर ने संदेश दिया है और हमारे भगवान बद्री विशाल ने भी इस समय संदेश दिया है। उत्तराखंड में जो जीत का परचम कांग्रेस का लहराया है, इसका सिलसिला शुरू हो गया है। जनता के आशीर्वाद से आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में भी हम जीतेंगे और आने वाले विधानसभा के 2027 के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मिली हार के बाद उपचुनाव में मिली जीत कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है। कुछ समय बाद राज्य में नगर निकाय चुनाव और उसके बाद पंचायत चुनाव होने हैं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी इसे बड़ी जीत मान रही है और दावा कर रही है कि बीजेपी सरकार की प्रति लोगों में भारी आक्रोश है। लिहाजा इसके बाद चुनाव में भी देवभूमि की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। बद्रीनाथ से संजय कुंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा में जश्न मनाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौघान पाटा में एकत्रित होकर मिठाइयां बांटी और जमकर आतिशबाजी भी की। विधानसभा उपचुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस जीत को प्रदेश कांग्रेस के लिए संजीवनी बताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि दोनों विधानसभाओं की जनता ने बीजेपी के धनबल और धर्म की राजनीति पर करारा प्रहार किया है। खुशी की बात है, आज उत्तराखंड में जो दोनों उपचुनाव हुए हैं उसमें काजी निजामुद्दीन जी और बद्रीनाथ से हमारे लखपत बड़े के प्रत्याशी थे, दोनों जो विजय हुए हैं उत्तराखंड में। और आज बहुत ही खुशी की लहर जो है उत्तराखंड में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है। और आज एक मैसेज देने का काम जो है इस उत्तराखंड की जनता ने दिया है। जो भाजपा धर्म के नाम पे राजनीति करने का काम करती है, लोगों को तोड़ के, विधायकों को तोड़ने का प्रयास करती है, उसी तरह से जो है आज जो यहाँ की जनता ने जो है करारा जवाब दिया है। और बद्रीनाथ की जनता ने तो करारा तमाचा मारा है राजेंद्र भंडारी और भाजपा के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर तोड़फोड़ की राजनीति की थी। और आज ऐसे दल बदलों को, भाजपा के जो दल बदलू है जो कांग्रेस से जाकर भाजपा से चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, पैसे के दल बल पर इधर उधर जाते हैं, आज उनको सबक सिखाने का काम जो है बद्रीनाथ की जनता ने किया है। उसके लिए आज हम बद्रीनाथ की जनता का और मंगलौर की जनता का जो है तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिससे आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी की है। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सीएम पुष्कर सिंह धामी तेजी से विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं।
यही वजह है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड देश में अव्वल आया है। इस रिपोर्ट में देखिए। नीति आयोग ने शुक्रवार को 2023-24 की एसडीजी रिपोर्ट जारी की है। रैंकिंग में उत्तराखंड ने सर्वाधिक अंक लेकर पहला स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों की कसौटी पर खरा उतरते हुए पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, यानी राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का तेजी से विकास हो रहा है। प्रदेश वासियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद और सहयोग से ये उपलब्धि हासिल हुई है। नहीं, ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है कि सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में पहले नंबर के राज्यों में आया है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास के 16 लक्ष्यों में उत्तराखंड ने तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल समेत कई राज्यों को पीछे छोड़ते हुए 79 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। केरल ने बेहतर प्रदर्शन के जरिए अपना सर्वोच्च रैंकिंग को बरकरार रखा है। सर्वोच्च 5 स्थानों पर रहने वाले राज्यों में 78 अंकों के साथ तमिलनाडु, दूसरे 77 अंकों के साथ गोवा और हिमाचल तीसरे 76 अंकों के साथ पंजाब और सिक्किम चौथे और 75 अंकों के साथ कर्नाटक 5वें स्थान पर रहा है। चौथे स्थान से छलांग लगाते हुए उत्तराखंड ने केरल के साथ सर्वोच्च स्थान पर जगह बनाई। सतत विकास के 16 लक्ष्यों में से तकरीबन हर लक्ष्य को साधने में उत्तराखंड ने पिछले वर्ष की तुलना में काफी सुधार किया है। बिल्कुल, देखिए, बधाई के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके नेतृत्व में इस प्रदेश को अग्रिम स्थान मिला है और बहुत ही बधाई की पात्र है इस प्रदेश की जनता, जिनके सहयोग से, जिनके योगदान से इस प्रदेश को अग्रणी भूमिका में आज स्थान प्राप्त हुआ है। तो मुझे लगता है जितने भी हमारे विकास कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, जितनी योजनाएं पुष्कर सिंह धामी जी ने चलाने का काम किया, लोगों तक पहुँचाने का काम किया है, उसी का ही परिणाम है कि आज प्रदेश को अग्रणी भूमिका में लाने का काम है। हमारा नीति आयोग भी इसमें सतत अपने विकास की ओर चलने का काम कर रहा है और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम जो प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इस प्रदेश को और भी आयाम हासिल होंगे और भी प्रतिभाशाली इस प्रदेश के अंदर जो विकास कार्य हैं हमारे वो भी होने जा रहे हैं। और प्रदेश के श्री मुख्यमंत्री जी जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी जो निर्णय लिए हैं, जो काम किए हैं, मुझे लगता है कि वो प्रदेश की जनता उसको सराहने का काम करी और इसीलिए आज प्रथम स्थान पर हमारे प्रदेश को लाया गया है। 79 जो इसमें जो चीज़ें हैं, जो 16 जो उन्होंने जो ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं जिनको लेकर के ये प्रदेश को अग्रिम भूमिका में लाने का काम किया, पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश की बागडोर संभाले और बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। रिपोर्ट जारी होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन वाली सरकार के विकासोन्मुखी प्रयासों से हमारा प्रदेश अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। नीति आयोग की तरफ से जारी सतत विकास लक्ष्य 2023-24 की रिपोर्ट में उत्तराखंड का शीर्ष स्थान प्राप्त करना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। राज्य सरकार में कैबिनेट के सहयोगियों, शासन प्रशासन के अधिकारियों को भी बहुत बधाई। हर दृष्टि से उत्तराखंड समेकित रूप से विकास की ओर आगे बढ़े, उसके लिए पूरा नियोजन और प्रबंधन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा राज्य उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं प्रदेशवासियों को सबको बधाई देता हूँ। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी में समन्वय के साथ विकसित उत्तराखंड की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। राज्य में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करते हुए सर्वस्पर्शी एवं सर्वांगी विकास करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड ने सतत लक्ष्यवार जो प्रदर्शन किया उसमें गरीबी उन्मूलन 83.2, भूख मुक्त समाज 66.3, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन 84.4, गुणवत्ता परक शिक्षा 73.5, लिंगानुपात समानता 56.6, स्वच्छ जल व स्वच्छता 94.7, क्लीन एनर्जी 100.8, बेहतरीन कार्य व आर्थिक वृद्धि 80.9, उद्योग नवाचार व अवस्थापना 62.10, असमानता में कमी 69.11, टिकाऊ नगर एवं समुदाय 89.12, उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग एवं उत्पादन 86.13, जलवायु कार्य 71.15, जीवन एवं भूमि 94.16, शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं
81 के जरिए बेहतर प्रदर्शन किया है और इन सब के बीच नीति आयोग की रिपोर्ट पर विपक्ष के सवाल हैं। देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट अगर ये कह रही कि उत्तराखंड विकास के मामले में नंबर 1 पे है, लेकिन वो विकास धरातल पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? पूरे प्रदेश की बात छोड़ दें, राजधानी देहरादून में ही स्मार्ट सिटी का काम 2018 से चल रहा है, लेकिन वो स्मार्ट सिटी का काम कहीं धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है। 1650 करोड़ रुपया जो है जनता का किस नाली में बह गया वो पता नहीं लग रहा है और उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैं। पलायन आयोग की रिपोर्ट कह रही कि 270 लोग प्रतिदिन पलायन करने के लिए मजबूर हैं और बेरोजगारों की फौज घर घर में खड़ी है। तो हम कैसे मान लें कि उत्तराखंड जो है सतत विकास की ओर बढ़ रहा है? ये आंकड़े जो है सरकारी आंकड़े हैं और जनता को गुमराह करने के लिए हैं, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। देवभूमि उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और राज्य के युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी युवा सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सीएम धामी के कई बड़े फैसलों से उनकी देश भर में पहचान बनी है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूसीसी कानून जल्द लागू होने वाला है। इसके अलावा सख्त नकल विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून, लैंड जिहाद कानून मुख्यमंत्री के बड़े फैसलों में से एक है जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है। पार्टी को उम्मीद है कि इसी तरह उत्तराखंड का तेजी से आगे भी विकास होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। पौड़ी के मालन नदी के टूटे हुए पुल पर कछुआ गति से चल रहे मरम्मत कार्यों की शिकायत पर डीएम ने कार्य का निरीक्षण किया। डीएम ने मौके पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदारों को फटकार लगाते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पुल का पहला निरीक्षण मेरे द्वारा 2 जुलाई को किया गया था। उसका जो स्टार्ट है वो 12 मार्च का है और उसकी जो समापन की तिथि है कार्य की वो 12 दिसंबर 2024 की है। तो उस क्रम में उनके द्वारा जो किया गया काम है वो थोड़ा धीमा है और उन्हें कुछ पैरेलल एक्टिविटीज़ स्टार्ट की जानी है उनके द्वारा। तो इस संबंध में संबंधित एक्सीएन और कॉन्ट्रैक्टर को निर्देशित किया गया है। जोशीमठ के पास 2 दिनों से बाधित 66 केवी की विद्युत लाइन को यूपीसीएल जोशीमठ ने दुरुस्त कर दिया है। विद्युत लाइन को दुरुस्त करने के बाद अब जोशीमठ में विद्युत आपूर्ति बहाल हो गई है। विद्युत आपूर्ति सुचारू होने के बाद नगर क्षेत्र में सीएससी सेंटर समेत अन्य कामकाज सुचारू रूप से शुरू हो गए। तो वहीं जोशीमठ नगर में एक बार फिर से जगमगाहट के साथ रौनक लौट आई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।